अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद खालिद गुरदजी और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद से। डॉक्टर उमर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो अमेरिका का वक्त यहाँ पे आ रहा है और जो दूसरा वक्त ईरानी वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन सारे लोग इंतजार में हैं। इसके पीछे जो माशी रीजंस हैं वो क्या है, क्योंकि इनका जो तल्लक है वो सियासत से, आलमी सियासत से और आलमी माशियत से भी। तो डॉक्टर साहब बताएं कि क्या चल रहा है, ये क्या झगड़ा है और क्यों यहाँ पे मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। बहुत शुक्रिया गद्दी साहब। आपने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं वो दुनिया पूरी की मीडिया के अंदर टॉप ट्रेंड बन चुका है। जो पहली टॉक्स जेडी वेंस और कुशनर और विटकॉफ और ईरानी जो डेलीगेशन थे उनके दरमियान हुई, तो वो नतीजा खेज साबित न हुई और जेडी वेंस फौरन वापस चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कुछ मामलात पे बहस हुई और जो बड़े मुतालबात सामने आए कि आप जोहरी तवानाई नहीं बनाएंगे और उसके अलावा ईरान के कुछ मुतालबात थे, लेकिन वो एक पहला सेशन था। दूसरे सेशन पे आपने देखा कि कल रात को पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे ट्रंप ने जो सीज फायर है उसका एक्सटेंशन की, लेकिन ये कुछ दिनों से जो तअत्तुल आ रहा है और अमेरिका भी कह रहा है कि पाकिस्तान वाहिद सालिस है और पाकिस्तान की भी कोशिश आपने देखी कि हमारे जो नुमाइंदगान है हुकूमती और मिलिट्री के, उन्होंने वहां पर ईरान पे भी जाके राब्ता किया, वो सऊदीया में भी राब्ते में और अमेरिका के लोगों के साथ भी राब्ते में। तो अब इसमें बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए हुए हैं। ये कोई छोटी गेम नहीं है। इसमें सऊदी अरेबिया है, इसमें यूएई है, इसमें कतर है, इसमें इसराइल है, इसमें अमेरिका है, सारे लोग। और ये जहां तक माशी आपका सवाल था कि इसमें क्या मुहरक़ात हैं, आप देखें कि मुझे ये लग रहा है कि इस सारे तातुल और इस सारी हाइप की वजह से आप रोज देख रहे हैं कि ब्रेंट ऑयल जो है आज $100 पे है, कल वो 96 पे था, कभी 105 पे होता है। तो जब सस्ते होते हैं शेयर तो खरीद लिए जाते हैं, और जब इसी तरह के वापस खुशखबरियां सुना के और थ्रेट दे के और फायरिंग करके पूछना यह है कि आपको क्या लगता है कि ट्रंप जो बिजनेसमैन है वो कभी हाँ करते हैं कभी ना करते हैं, तो इसके पीछे क्या है और उनको क्या बेनिफिट कैसे ले रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज, चूंकि ऑयल एंड गैस का जो बिजनेस है वो स्टॉक एक्सचेंज में होता है, तो उनके शेयर्स को बढ़ाया और कम किया जा रहा है। अपने बहुत सारे लोगों को फायदे दिए जा रहे हैं। जो कुशनर है, जो उसका दामाद है, वो वर्ल्ड पीस का भी आपने देखा कि वो करता धरता है, सारे फाइनेंशियल मैटर उसके पास हैं। वो एक यहूदी लॉबी का एक आदमी भी है, उसके नेतन्याहू से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और ट्रंप का भी बिजनेस और बाकी चीजें वो देख रहा है। और कुछ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर और आलमी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इस सारे सिनेरियो में तेल की कीमतों की वजह से पैसे कमा रहे हैं, और ये तातुल और ये धमकियां और ये सारी चीजें, और कभी जब खुशखबरी आती है तो एकदम आपने देखा स्टॉक मार्केट की तरक्की करना शुरू हो जाती है। आज ब्लॉकेड हुई, कल फायरिंग हुई, जहाज पकड़े गए। इस तरह की सिनेरियो ट्रंप जो है वो अपने कुछ इस तरह के बिजनेसमैन ग्रुप्स के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, ये बात तो चूंकि अमेरिका में भी आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये हो रहा है कि वहां पे भी लोग रोड्स के ऊपर हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो वहां के लोग भी, और प्लस जो साफी जिनको वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी ये ना लोजर है। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे जो मार्केटी तौर पर चल रहा है वो उसका क्या मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, जो ये डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म है और आपको पता है यूएस में थर्ड टर्म नहीं है, दो ही टर्म। बिल क्लिंटन ने भी इस तरह से किया। अब ये है कि वहां की जो अवाम है और वहां की जो अपोजिशन है, जो सेनेट के अरकान है, वहां के लोग अपने टैक्स पेयर के पैसों को इन जंगों में नहीं झोंकना चाहते। ट्रंप कल भी कह रहा था कि अबनाए हुर्मुज़, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से $500 बिलियन का पर डे नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया को एनर्जी सप्लाई की वजह से। और ऑयल के रेट जो आप देखें $60 से $100 क्रॉस कर 120 तक जाते हैं। अब ये फ्लक्चुएशन हो रही है। अब ये तेल की एक कीमत भी है, तेल की सप्लाई। और पिछले दिनों ट्रंप ने ये कहा कि अगर आपको तेल नहीं मिल रहा तो मेरे पास बहुत ज्यादा, मुझसे आकर ले लें। वेनेजुएला का तेल उनके पास है, बड़ा महंगा तेल वो भी जो आधे घंटे या 45 मिनट का वो कब्जे की बात करें, वो भी यही था। क्यूबा के ऊपर वो जो जा रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका मकसद भी यही है। ग्रीनलैंड के ऊपर भी जाने के मकसद यही है। और ये जो गल्फ जीसीसी स्टेट्स के अंदर अमेरिका बहुत अरसे से बैठा हुआ है, ये सारी, जैसे इराक जंग में उन्होंने कुवैत को बाजियाब कराया तो एक 100 साल की लीज कर ली उनसे, तो अमेरिका दुनिया के रिसोर्सेज पे भी कब्जा करता है। प्लस इस सारे सिनेरियो में वो डिले करके और इस तरह के एक पूरे 45 दिन से एक माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में, उससे यह है कि अपने मकासद हासिल कर रहा है। और इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की मार्केट है, जिसको ब्रेंट में स्टॉक एक्सचेंज में कीमतें तय होती हैं, उस सारे का फायदा ट्रंप के एक बयान से वो बदल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि चूंकि हम शाहराह दस्तूर पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद 3-4 दिन से नेशनल इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे मौजूद है और सारे लोग इसको कवर करने के लिए आए हुए हैं,
लेकिन सब इंतजार में है। किसी के पास कोई खबर रात को पता चलता है कि ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि हमने इसकी मदद बढ़ा दी है जंगबंदी की, और सुबह फिर ईरानी ये कह रहे होते हैं कि जी हम नहीं मानते, ये झूठ बोल रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो जो यहाँ CNN की या कोई यूएस की जो सबसे पहले रिपोर्टर थी, उसने आपके नेशनल चैनल्स के ऊपर ये खबर ब्रेक की कि जब मैंने ट्रम्प से बात की तो उन्होंने कहा तुम वहीं रुको मत आओ, हम हाँ, करीब आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारी सालिसी है और हम भी उनके मैसेंजर इस तौर पर हैं कि हमें ईरान और अमेरिका दोनों को बैक वक्त, ईरान का भी ट्रस्ट हम पर है और यूएस जो हमें अप्रिशिएट कर रहा है और ग्रेट गाय और ग्रेट कंट्री और ग्रेट लीडरशिप के हमें जो एजाजात दे रहा है, तो ये हम जो है वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस हुए हैं, तो हमें इसमें अपना रोल, और हमें अभी भी उम्मीद है कि ये तातुल का शिकार हो सकते हैं, लेकिन दूसरी टॉक होगी और फिर फाइनल टॉक होगी। और ट्रम्प ने खुद भी कई दफा कहा कि जब डील होगी, वो इज गोइंग, देखिए वो बिजनेसमैन है, वो मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहा, वो डील की बात कर रहा है। जो उसको परफेक्ट डील मिलेगी वो डील आके यहाँ साइन करेगा। वो जेडी वैंस को भी क्रेडिट नहीं देगा, वो किसी को नहीं देगा। जब ये डील फाइनल, जेडी वैंस को यहाँ से उठा दिया, ये तो बात अब निकल आई थी सारी, कि जो ही सारे मामला तय हो गए तो उसने जेडी वैंस को कहा कि जी आप आ जाएं वापस, और वो सुबह 6 बजे यहाँ से निकल गए। अब जो सिचुएशन ये है कि ईरान ने 47 ईयर से ये सारी चीजें बर्दाश्त की हैं। उनका $100 बिलियन इंटरेक्शन मुख्तलिफ मुल्कों में फ्रोजन अकाउंट है। उसके अलावा उन्होंने इस सारी पाबंदियों के बावजूद सर्वाइव किया है। उनकी करेंसी बहुत बिलो है, लेकिन अब ईरानी 47 साल के बाद कोई पावरफुल मुज़ाकरात और चीजों के साथ सामने आएंगे, इस क्योंकि ईरानियों ने अब इनकार किया। करेंसी की बात हो रही है तो यहाँ हम शेयर करते चलें कि पाकिस्तान में ये हो रहा है कि तकरीबन 7-8 हज़ार रुपए का जो तकरीबन 1 करोड़ पे बनते हैं ईरानी, वो यहाँ से 7-8 हज़ार से मार्केट उसकी जंप करके 20-25 हज़ार पे चली गई है। लोगों ने करेंसी लाना शुरू किया, और वहाँ पे क्या हुआ ईरान में, उन्होंने कहा कि हम करेंसी नोट बदल रहे हैं। और साथ एक और काम हुआ है जो अमेरिका के अंदर, कि एक डमी जो कॉइन लॉन्च किया गया, और वो इसके नाम पे, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, तो पता चला कि जी ये जो मेन कॉइन है, तो ये एक अलग कहानी चल रही है इस मार्केट के अंदर दुनिया भर की। क्योंकि लोगों को लोगों की तवक्कुआत ये थी कि शायद ईरान के अगर डील हो जाती है, इनके ऊपर पाबंदियां हट जाती हैं, ईरान बहुत सारी चीजें उसकी करेंसी मुमकिन है अपलिफ्ट हो। सही है। तो लोगों ने पाकिस्तान में स्पेशली, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, ईरानी करेंसी जहां भी खरीदी जा रही है, लेकिन वो ज़रा इस चीज़ों से वाकफ भी हैं। तो ये इस तरह का मामला है कि करेंसी का ट्रेड हो रहा है, और ये इस करेंसी की ज़रा ये डॉलर तो नहीं है, ये ईरानी रियाल है। अगर ये नोट तब्दील हुए तो ये पूरा, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये एक मालियाती स्कैंडल। अब देखें ना, आज 8 साल के बाद आज स्टेट बैंक ने आपको क्रिप्टो करेंसी की लीगल इजाजत दे दी है। वो बिजनेस जिसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और जिसके ऊपर हम फतवे भी जारी करते थे, यहाँ पे क्रिप्टो काउंसिल बन के जो आपका एक जो फॉरनर है वो यहाँ आके लॉ भी उसके बना रहे हैं, क्रिप्टो काउंसिल हुकूमत ने बनाई है, जिसके हम फतवे जारी करते थे। अब आज हम उसको स्टेट बैंक से लीगल करार दिया, और अब जो फ्यूचर ट्रेड है वो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में होगी, और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। सही है। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर आलमी मालियाती जो पॉलिसीज हैं, जो उसकी रेगुलेशन है, हम उसका तो मुझे अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस सारे तनाज़र को जो आलमी मैशियत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बयान कर रहे हैं, और ये सारा सर्कल उसी के गिर्द घूम रहा है, जो मुज़ाकरात है, जो जंग है, जो सारी कैफियत है, तो पाकिस्तान को इस पे कहाँ खड़ा देख रहे हैं? जबकि इस्लामाबाद तो बहुत मशहूर हो गया, बड़ा खूबसूरत शहर भी है दुनिया का। देखिए, पाकिस्तान के जो टूरिस्ट टारगेट्स हैं उसमें ये है कि पाकिस्तान ने एक तो वर्ल्ड फेम हासिल किया एज अ पीस कंट्री, उसकी एक रिस्पेक्ट रिगार्ड और पासपोर्ट में वर्ल्ड में एक फेमस हुआ कि ये जंगबंदी के लिए सबसे आगे है। बल्कि इस्लामाबाद शहर पूरी दुनिया में अभी फेमस है, और शायद किसी भी बंदे से आप पूछे जिसको इस्लामाबाद पाकिस्तान का नहीं पता था वो जानते हैं। तीसरा एक इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपने देखा कि कतर ने भी अड्डे खाली करने की बात की, सऊदीया ने भी हमारी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस का वो किया, और अब हम चूंकि वर्ल्ड बैंक ने हमें साउथ एशिया से निकाल के मिडिल ईस्ट में डाल दिया है, अब मिडिल ईस्ट के तनाजुर में हम मालियाती पॉलिसीज के उसका हिस्सा बनेंगे। अब हमारी जो फोर्सेस हैं उनको मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारी ग्वादर पोर्ट है और जो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात है, आबनाए हुर्मुज़ के करीब सबसे करीब हम ही हैं, तो तकरीबन और अगर ये ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, और अगर ये ईरान पे कोई पाबंदियां उठ जाती हैं, तो हमारी ईरान गैस जो पाइपलाइन है, हमें किसी समुद्री जहाज से तेल लाने की जरूरत नहीं। इन पाइपलाइनों से हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं।
ईरानी तेल और ईरानी गैस के हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। एक फिर ये है कि वर्ल्ड में हमारा एक प्रेस्टेज बनी है, हमारा एक इमेज बना है, हमारी जो लीडरशिप को, और ट्रंप जो है वो तारीफें करते करते नहीं थकता। तो आलमी ताकतों सबकी नजरें पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान एक इमर्जिंग सुपर पावर के तौर पर दुनिया में सामने आया है। एक तो एटमी कुव्वत है, 57 इस्लामी मुमालिक के माथे का झूमर है, और एक एटमी कुव्वत जो पीस के लिए कोशा है। अगर ये पाकिस्तान इस चीज में कामयाब हो जाता है तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो 91 नंबर पे पासपोर्ट है वो शायद मतलब है कि कई दर्जे नीचे आ जाए और लोग उसकी वैल्यू बने और इंटरनेशनल ट्रेड आएगा। जैसे आप ये इन मुज़ाकरात को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए। एक इंग्लिश का मुहावरा है कि वी विल चेंज एवरी डिजास्टर इनटू एन अपॉर्चुनिटी। हमने इस जंग को भी एक हम अपने लिए, क्योंकि हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क है, हमें तो इंटरनेशनल फंडिंग की भी जरूरत है, हमें तो लोगों की इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपने एक जिक्र नहीं किया चाइना का इस सारे तनाजर में, तो चाइना को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? चाइना और पाकिस्तान चूंकि पड़ोसी मुल्क भी हैं, और चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस है वो पूरी दुनिया को पता है। और आपने जो अमेरिका के मामला देखे हैं, और जो हमारी पिछली भारत के साथ जो जंग हुई उसके अंदर जो हमारा मिसाइल सिस्टम का चीजें थी वो सब चाइना, और चाइना की सबसे बड़ी मंडी हम खुद हैं। चाइना ग्वादर पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और चाइना के साथ है हम। लेकिन चाइना इस टाइम इसलिए एक स्टेप पीछे है कि पाकिस्तान चूंकि ये सारी चीजें मैनेज कर रहा है, तो खामोश हमारे चाइना की ईरान हमारे पास साथ मौजूद है, सपोर्ट भी मौजूद है। अच्छा, अगर किसी वजह से ये मुज़ाकरात और ये सारा मामला तातल का शिकार होता है, मुज़ाकरात नहीं होते, दोबारा जंग शुरू हो जाती है, तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? देखिए, अगर ये जंग शुरू हुई तो वो ईरान की तरफ से होगी, क्योंकि उनकी जो सियासी क़यादत है वो तो मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन जो उनकी अस्करी क़यादत है, इनकलाब ने कहा है कि जी भाई साहब, वो इनके दरमियान सियासी और अस्करी क़यादत में फूट पड़ चुकी है। और इनकी जो लीडरशिप की अमवात और हादसात के बाद नए लोगों ने जो टेक ओवर किया वो फ्रेश ब्लड है, वो यंग लोग हैं, दे आर मोर एग्रेसिव देन ओल्ड वंस। अब ये जो पुराने हैं वो मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। कल इन्होंने अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका जो है वहां पर तेहरान की रोडों पे उसका मुजाहरा किया, और वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम यूएस की ब्लॉकेड को भी तोड़ेंगे, हम अरामको की रिफाइनरी पे भी हमला करेंगे, और हम तमाम बेसिस पे दोबारा हमला करेंगे। अगर वो दोबारा हमला शुरू हो जाता है तो ये सीज फायर की अब जो वायलेशन है, जैसे पहले अमेरिका की तरफ से हुई, अब ये उनकी तरफ से होगी। और ईरान के पास यमन के जो बाबुल एक और रास्ता है स्ट्रेट जो यमन के साथ लगता है, वो उसी उनके जो प्रॉक्सीज हैं वो जो रूस की तरफ जाके वो भी बंद रास्ता है। तो इसलिए लेबनान का जो मसला है, इवन जो ट्रिपल एच है, हमास, हूतीस और हिजबुल्लाह, ये सारे जो हैं वो ईरान की प्रॉक्सीज हैं। अब लेबनान से दोबारा अटैक्स भी हो सकते हैं, हालांकि लेबनान में भी जंगबंदी है, तो लेबनान पे भी इनका कहना था कि पहले उसको बंद किया जाए, वहां पर भी सीज फायर कराया गया जानबूझ के नेतन्याहू को कह के। तमाम चीजें तकरीबन ईरान की मानी जा चुकी हैं, लेकिन ईरान जो है अब वो उसको ट्रस्ट लेवल का मसला है, उसको एतमाद का मसला है, क्योंकि इन्होंने ये जो जहाज आ रहा था चाइना से उसको तबाह किया, उसको कब्जे में लिया, और यूएस मैरीन उस जहाज के ऊपर खड़े हैं। और नहीं, आपने हॉर्मस के बाद भी एक और ब्लॉक बना दिया कि जी ठीक है जी, हम भी आपको ब्लॉक कर दो अतराफ से बंद है, एक ईरान ने बंद किया हुआ, एक यूएस ने बंद किया, ऐसा ही है। तो ये अब देखें, एक ये और दुनिया पूरी जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से वाकिफ हो चुकी है। ये शहर आ गया पूरी दुनिया की, यहाँ से खाली तेल का ट्रेड नहीं होता, यहाँ से खुराक का ट्रेड भी होता है, यहाँ से गुड्स का ट्रेड भी होता है। मतलब जो जीसीसी कंट्रीज है उनमें गोश्त, चावल, फ्रूट, दालें, देखो अभी तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ हुआ तो फूड स्कार्सिटी बन जाएगी, कैद साली भी हो सकती है। क्योंकि बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।